आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल खींचतान को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐसे कदम के बारे में बताते हैं जिसने जिसने पूरे यूरोप में एक तरह की खलबली मचा दी है। और ये सब शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को लेकर। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े को खरीदने की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे दशकों पुराने सहयोगी जो हर मुश्किल में साथ खड़े रहते थे, आज एक दूसरे के आमने सामने हैं। और कैसे आज के दौर में व्यापार को, टैरिफ को मिसाइलों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि यूरोप इस जाल में फंसा कैसे, और क्या अब उसके पास इससे निकलने का कोई रास्ता बचा भी है। तो चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं। स्रोत में एक बड़ी मजेदार बात कही गई है कि यूरोप की हालत जैसी करनी वैसी भरनी वाली हो गई है। कुछ समय पहले तक जब ट्रंप चीन या भारत पर टैरिफ लगा रहे थे तो यूरोप के नेता काफी खुश नजर आ रहे थे। खुश कहना तो शायद कम होगा, वो एक तरह से चीयर लीडर्स बने हुए थे। चीयर लीडर्स। हाँ, और ये सिर्फ समर्थन नहीं था, ये एक तरह की रणनीतिक नासमझी थी। यूरोप के नेताओं को लगा कि वे भू राजनीति का एक ऐसा खेल देख रहे हैं जिसमें वे सिर्फ दर्शक हैं। उन्होंने इस बात पर दांव लगाया कि अमेरिका का जो ये आर्थिक हथियार है वो हमेशा उनके दुश्मनों की तरफ ही रहेगा, ये सोचे बिना कि हथियार चलाने वाले की मर्जी कभी भी बदल सकती है। जब ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, यूरोप साथ खड़ा था। जब वेनेजुएला पर दबाव बनाया गया, यूरोप ने समर्थन दिया। मतलब उन्हें लगा कि पड़ोसी के घर में लगी आग की गर्मी का मजा लेना चाहिए। ये सोचे बिना कि हवा का रुख बदला तो वही आग उनके अपने घर को भी जला सकती है। और अब लगता है हवा का रुख बदल गया है, पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह बदल गया है। कल तक जो यूरोप हर मुद्दे पर अमेरिका के पीछे खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, आज वही अमेरिका की बंदूक का निशाना बन गया है। और यहीं से कहानी में उस बर्फीले द्वीप की एंट्री होती है जिसने इस ठंडे पड़े रिश्ते में उबाल ला दिया है, ग्रीनलैंड। तो एक तरफ यूरोप को लग रहा था कि वे अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया पर नियम थोप रहे हैं, लेकिन फिर ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और ये सब शुरू हुआ ग्रीनलैंड को लेकर। तो हुआ क्या है वहां? हुआ ये कि ट्रंप ने सीधे सीधे अपने ही नाटो सहयोगियों को धमकी दे डाली है। अपने ही सहयोगियों को? हाँ, कहानी ये है कि डेनमार्क, जिसका ग्रीनलैंड पर अधिकार है, उसने 8 यूरोपीय देशों के साथ मिलकर वहां एक सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया। जैसे ही ये खबर आई, ट्रंप प्रशासन ने ऐलान कर दिया कि इन सभी 8 देशों, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े नाम शामिल हैं, उन पर 1 फरवरी से 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। और अगर उन्होंने जून तक अपनी सेनाएं नहीं हटाई तो ये टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। का तो मूल सिद्धांत ही यही है कि एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। यहाँ कोई सैन्य हमला तो नहीं है, लेकिन अमेरिका अपने ही सबसे करीबी सुरक्षा सहयोगियों के खिलाफ आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो गठबंधन की नींव को हिला देने वाली बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये नेटो के इतिहास में अभूतपूर्व है। ये गठबंधन सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए बना था, इस वादे पर कि सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। आज उसी गठबंधन का सबसे शक्तिशाली सदस्य अपने ही साथियों को आर्थिक रूप से सजा दे रहा है। और क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे सदस्य की जमीन पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ये इस गठबंधन के मूल विचार पर ही सवाल खड़े करता है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर कोई नई नहीं है। ये तो पिछले 150 साल से चल रहा है। यहाँ तक कि 1867 में जिस अमेरिकी अधिकारी ने रूस से अलास्का खरीदा था, उसने भी ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की थी। हाँ, ये कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन तब ये सब डिप्लोमेटिक तरीके से होता था, पर्दे के पीछे। इस बार फर्क यह है कि इसे एक धमकी की तरह पेश किया जा रहा है और इसका जबरदस्त विरोध भी हो रहा है, खासकर स्थानीय स्तर पर। ग्रीनलैंड की कुल आबादी सिर्फ 56,000 के करीब है और वहां की 1/4 आबादी सड़कों पर उतर आई है। उनका एक ही नारा है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। 1/4 आबादी? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। लोग अमेरिकी सैन्य ठिकानों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भी हजारों लोग अपनी सरकार के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोर्सेस में ना एक बेहतरीन उपमा दी गई है जो इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करती है। हाँ, मैंने भी पढ़ी वो। जैसे किसी अमीर आदमी ने अपने बड़े से फार्म हाउस की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखा हो। सालों तक वो चौकीदार वहां रहा और अब एक दिन वो मालिक से कहता है कि ये फार्म हाउस अब मेरा हुआ। यहाँ डेनमार्क वो अमीर मालिक है और अमेरिका वो चौकीदार। और ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से
अमेरिका ने ये कहकर ग्रीनलैंड में अपने सैन्य ठिकाने बनाए कि वो रूस से इस इलाके की रक्षा करेगा। तो डेनमार्क ने अपनी इस सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप दी। और अब 80 साल बाद वही अमेरिका कह रहा है कि ये जमीन सामरिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि इस पर हमारा हक होना चाहिए। ये कुछ वैसा ही हुआ कि आपने अपने घर की रखवाली के लिए किसी को रखा और 70 साल बाद वो आकर कहे कि अभी ये सोफा और टीवी मेरा है और कल पूरा घर मेरा होगा। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। यूरोप, जो अब तक अमेरिका के हर फैसले पर या तो चुप रहता था या उसका समर्थन करता था, आखिरकार उसके खिलाफ खुलकर बोल पड़ा है। ये एक तरह का स्वाभिमान का जागरण लग रहा है। बिल्कुल। इस बार उनकी प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और एकजुट है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने साफ कहा कि ये अस्वीकार्य है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी कहा कि ऐसी धमकियां नहीं चलेंगी। मैक्रोन ने तो यहां तक कह दिया कि यूरोप मिलकर और एक साथ इसका जवाब देगा। ये पहली बार है जब यूरोप ने इतने कड़े और एक स्वर में अमेरिका को जवाब दिया है। स्रोत में एक बहुत तीखी टिप्पणी है कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसी परमाणु शक्तियां होने के बावजूद इन देशों ने कभी अमेरिका के सामने अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होने दिया। तो क्या अब उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक मजबूरी है? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण है। उन्हें ये समझ आ रहा है कि वे यूक्रेन की मदद खुद भी कर सकते थे। उन्हें अमेरिका को इस झगड़े का पंच बनाने की जरूरत नहीं थी। स्रोत में जो बंदर और 2 बिल्लियों वाली कहानी का जिक्र है वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अच्छा, वो कहानी। हाँ, यूरोप और रूस 2 बिल्लियों की तरह यूक्रेन की रोटी के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने अमेरिका को बंदर बनाकर पंच फैसला करने को दे दिया। नतीजा, बंदर दोनों की रोटी खा गया। उन्होंने यूक्रेन का फैसला ट्रंप के हाथ में दे दिया और अब ट्रंप पूरे खेल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही है आजकल, हाँ, उसका मतलब यही है कि यूरोप अब अपने फैसले खुद लेना चाहता है बिना अमेरिका से पूछे। हाँ, इसका मतलब यही है। रणनीतिक स्वायत्ता का मतलब है कि यूरोप के पास अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो, अपनी सेना हो और अपने आर्थिक फैसले लेने की क्षमता हो। उन्हें हर बार वॉशिंगटन की तरफ न देखना पड़े। ये एहसास उन्हें अब हो रहा है कि अमेरिका के हित हमेशा यूरोप के हितों के साथ मेल नहीं खाते और ग्रीनलैंड का मुद्दा इस एहसास को और मजबूत कर रहा है। चलिए अब इस खींचतान के पीछे के आर्थिक गणित को समझते हैं, क्योंकि ट्रंप का हर कदम इसी से जुड़ा होता है। सोर्सेज में कुछ बड़े बड़े आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, और इन आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका और यूरोप के बीच सालाना लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार है। ये बहुत बहुत बड़ा है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। इसमें जर्मनी की BMW और मर्सिडीज कारें, फ्रांस की वाइन और एयरबस के विमान अमेरिका जाते हैं और वहां से बोइंग, गूगल, एप्पल जैसी टेक प्रोडक्ट्स और अब सबसे महत्वपूर्ण महंगी LNG गैस यूरोप आती है। इस पूरे लेन देन में अमेरिका को सिर्फ 147 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है। सिर्फ 147 बिलियन? हाँ, जो कुल व्यापार का 10% से भी कम है। तो अगर घाटा इतना बड़ा नहीं है तो फिर ट्रंप इस तरह का दबाव बनाने में इतने आश्वस्त क्यों है? वो किस दम पर ये सब कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले ही यूरोप को एक दोहरे जाल में फंसा लिया है। दोहरा जाल? इसे ऐसे समझिए, दशकों तक यूरोप की औद्योगिक मशीन, खासकर जर्मनी की, रूस की सस्ती गैस पर चलती थी। ये उनकी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन थी। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका के भारी दबाव में यूरोप ने रूस से गैस लेना लगभग बंद कर दिया। अब सवाल ये था कि ऊर्जा कहां से आएगी? जवाब था अमेरिका से, लेकिन बहुत ज्यादा कीमत पर। मतलब पहले एक सस्ता सप्लायर कटवाया और फिर खुद एक महंगा सप्लायर बनकर सामने आ गए। एग्जैक्टली। अनुमान है कि ये यूरोप के लिए अगले दशक में लगभग 750 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त बोझ है। ये पैसा सीधा अमेरिका की कंपनियों की जेब में जा रहा है। तो ट्रंप जानते हैं कि यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा अब अमेरिका के हाथ में है और वो इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। ये तो जाल का पहला हिस्सा था। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि यूरोप के साथ व्यापार में हमें जो 147 बिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है, उसे पूरा करने के लिए यूरोपीय कंपनियों को अमेरिका में निवेश करना होगा। अच्छा। और यूरोपीय कंपनियों ने लगभग 600 बिलियन डॉलर का निवेश अमेरिका में किया भी है। तो सोचिए, पहले उन्होंने यूरोप को महंगी गैस बेची और फिर कहा कि इस व्यापार में जो हमारा घाटा हो रहा है उसे पूरा करने के लिए हमारे ही देश में फैक्ट्रियां लगाओ। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ये तो उनकी आर्ट ऑफ द डील वाली छवि से बिल्कुल मेल खाता है।
लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि भू राजनीति को एक रियल एस्टेट डील की तरह देखने का नजरिया है, जहां हर देश और हर गठबंधन की एक कीमत है और वो बिकाऊ है। बिल्कुल, उनकी पूरी विदेश नीति इसी पर आधारित है। उन्होंने खाड़ी देशों को ईरान का डर दिखाकर चुप करा दिया और अरबों डॉलर के हथियार बेच दिए। वेनेजुएला में विपक्ष को समर्थन देकर वहां के विशाल तेल भंडारों पर अपनी नजर बनाए रखी। गाजा के मामले में भी उन्होंने यही किया। उनकी रणनीति हमेशा से यही रही है, दबाव बनाओ, सामने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ो और फिर अपनी शर्तों पर सौदा करो। और अब यूरोप को ये एहसास हो रहा है कि वे इस खेल में सिर्फ एक मोहरा थे जिसे अब खुद निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन क्या ये रणनीति हमेशा काम करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार वो यूरोप को इतना ज्यादा दबा रहे हैं कि वो टूटकर चीन या किसी और शक्ति की ओर करीब चला जाए? क्या ये अमेरिका के लिए ही एक बड़ा खतरा नहीं बन सकता? ये एक बहुत बड़ा खतरा है और कई अमेरिकी रणनीतिकार भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। अगर यूरोप को लगता है कि अमेरिका एक भरोसेमंद साथी नहीं है, तो वो अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए चीन की तरफ देख सकता है। और अगर यूरोप और चीन आर्थिक रूप से और करीब आ गए, तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। ट्रंप का दाव यह है कि यूरोप इतना बटा हुआ और अमेरिका पर इतना निर्भर है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाएगा। वो यूरोप की एकता को एक ब्लफ मानकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकलता है? क्या हम दशकों पुराने ट्रांस अटलांटिक गठबंधन को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख रहे हैं? टूटते हुए कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गठबंधन अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जो यूरोप कल तक अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी था, आज उसी का निशाना बन गया है। अब उसे अपनी अलग पहचान और ताकत को साबित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया है, लेकिन शायद यूरोप की अपनी रणनीतिक स्वायत्ता के लिए जरूरी भी है। आगे 19 से 23 जनवरी के बीच स्विट्जरलैंड के दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक है, जहां ये सभी नेता आमने सामने होंगे। सबकी नजरें इसी पर होंगी कि बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है और ये टकराव क्या मोड़ लेता है। आज की ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। स्रोत में एक बहुत ही मजेदार विचार दिया गया है। क्या होगा अगर अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार यानी कनाडा, मेक्सिको, चीन और यूरोपियन संघ ये सब देखकर एकजुट हो जाए और कहें कि हम मिलकर अमेरिका को सामान बेचना कम कर देंगे या बंद कर देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? और दूसरी तरफ, क्या हम दुनिया को एक नए नव उपनिवेशवाद के दौर में जाते हुए देख रहे हैं, जहां ताकतवर देश अब सेना भेजकर नहीं बल्कि सिर्फ आर्थिक दबाव बनाकर किसी भी क्षेत्र पर अपना हक जता सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।